हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर में हमारा टॉपिक चला हुआ है कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत इससे पूर्व दो वीडियो में अपन समझ चुके हैं। पहले वीडियो में देखा था कि वर्ग और वर्ग की परिभाषा, वर्ग निर्माण कैसे होता है और कार्ल मार्क्स के वर्ग संबंधी विचार कौन कौन से हैं। दूसरे वीडियो में हम देख चुके हैं कार्ल मार्क्स ने विभिन्न युगों में जो वर्गों के बारे में बताया है वो विचार कि दासत्व युग में क्या व्यवस्था थी, सामंतवादी युग में क्या व्यवस्था थी, पूंजीवादी अवस्था में क्या व्यवस्था है, कौन कौन से वर्ग थे। तो मुख्य रूप से दो वर्ग हमेशा से रहे हैं। तो आज हमारा कार्ल मार्क्स का जो क्लास स्ट्रगल की थ्योरी का तीसरा वीडियो है और अंतिम वीडियो है, ये आज समाप्त होगा। क्लास स्ट्रगल पार्ट थर्ड। इससे पूर्व हम देख चुके हैं कि वर्ग निर्माण के आधार क्या क्या हैं, कौन कौन से युगों में वर्ग संघर्ष किस प्रकार से रहा है। तो वर्ग संघर्ष अपने चरम अवस्था में पूंजीवादी युग में रहा है। पूंजीवाद के विनाश के कारण क्या क्या है? पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदता है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ कैपिटलिज्म? पूंजीवाद के विनाश के कारण कौन कौन से? कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, जो कि दो उसके विश्वविख्यात ग्रंथ हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, दोनों ही पुस्तकों में पूंजीवादी व्यवस्था के विनाश के कारणों का उल्लेख किया है। आपके अनुसार पूंजीवाद के विनाश के कारण कौन कौन से हैं? पॉइंट्स में देखते हैं। सबसे पहला है अतिरिक्त मूल्य, सरप्लस वैल्यू। अतिरिक्त मूल्य वह लाभ होता है जो श्रमिक द्वारा उत्पादित माल को वास्तविक मूल्य और उस माल के बाजार मूल्य के अंतर के रूप में पूंजीपति इस अंतर को हड़प लेता है, अर्थात अतिरिक्त मूल्य को। जो श्रमिक के द्वारा जो उत्पादित माल है उसकी जो वास्तविक मूल्य है और उस उत्पादित माल का जो बाजार मूल्य है, जिसको कौन अचीव करता है, वो जो प्राप्त होता है वो पूंजीपति को प्राप्त होता है। तो ये अंतर आ जाता है वास्तविक मूल्य और उत्पादित मूल्य के बीच का जो अंतर है, सरप्लस वैल्यू। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू कार्ल मार्क्स का एक प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट है। तो उस अतिरिक्त मूल्य जिसके ऊपर श्रमिक का हक होता है वो उसको हड़प लेता है कौन? पूंजीपति, बुर्जुआ वर्ग, जिससे श्रमिकों में असंतोष की लहर ज्यादा पनपने लगती है। व्यक्तिगत लाभ के लिए उत्पादन हमारा दूसरा पॉइंट इस मामले में। पूंजीपति के द्वारा अस्थायी आर्थिक संकट पैदा कर दिया जाता है जिससे श्रमिकों को हानि उठानी पड़ती है और इसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों में निर्धनता बढ़ती जाती है। पॉवर्टी का ग्राफ जो है बढ़ता जाएगा और आगे चल करके ये जो निर्धनता का जो बढ़ना है ना, ये पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष के बीज पैदा करता है। संघर्ष पैदा होता है क्योंकि संघर्ष के बीज तो पूंजीवाद के अंदर ही निहित होते हैं, वो और बढ़ता चला जाएगा। तो व्यक्तिगत लाभ के लिए उत्पादन पहला था, अतिरिक्त मूल्य जिसको पूंजीपति ने हड़प लिया। दूसरा है व्यक्तिगत लाभ के लिए उत्पादन, अपने लाभ के लिए उत्पादन होता है, जबकि इसमें श्रमिकों का भी हिस्सेदारी होती है। कम्युनिटी के लिए होना चाहिए उत्पादन। ये मार्क्स की थ्योरी थी कि पूंजीवाद के विरुद्ध जो है फिर वो संघर्ष तीव्र होता जाता है।
आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस। पूंजीपति के द्वारा धन के अधिक संचय से श्रमिकों में गरीबी बढ़ती जाती है, बेरोजगारी बढ़ती है और औद्योगिक इकाइयां बंद कर दी जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप सर्वहारा वर्ग क्रांति की ओर निरंतर अग्रसर होता जाता है। इकोनॉमिक क्राइसिस, पूंजीपति के द्वारा धन के अधिक संचय से श्रमिकों में लगातार गरीबी बढ़ती जाएगी, लगातार बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, अनेक कारखाने उद्योग धंधे बंद होते जाते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है वो इकाइयाँ बंद कर दी जाती है और फिर सर्वहारा वर्ग के पास क्रांति से अलावा कोई चारा बचता नहीं। विशाल उत्पादन, एकाधिकार और पूंजी का संचय, ये हमारा चौथा पॉइंट है। बड़े पैमाने पर उत्पादन और फिर एकाधिकार मतलब मोनोपोली पूंजीपति की, और पूंजी का संचय केंद्रीकरण जो है ना कम हाथों में होता जाता है, बहुत कम हाथों के अंदर पूंजी का केंद्रीकरण होता जाता है और दूसरे वर्ग में फिर असंतोष की खाई और निरंतर चौड़ी होती जाती है। पूंजीपतियों के हाथों में उद्योग और फैक्ट्रियों का केंद्रीकरण हो जाएगा, बाजार में छोटे और मध्यम पूंजीपति टिक नहीं पाते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति की मोनोपोली हो जाती है, उनका एकाधिकार हो जाता है, मार्केट से छोटे वालों को, अजय वो कहते हैं ना कि बड़ी मछली छोटे मछली को खाती है, तो छोटे पूंजीपतियों के कारखाने बंद हो जाते हैं, श्रमिकों की संख्या बढ़ती जाएगी, पूंजीपति की घटती जाएगी। परिणाम स्वरूप पूंजीपतियों के पास पूंजी का संचय जो है वो बढ़ता जाएगा और श्रमिक जगत और भी ज़्यादा गरीब होता जाएगा, और ज़्यादा गरीबी होती जाएगी, असंतोष की लहर उतनी ही बढ़ती जाएगी। उसका परिणाम स्वरूप क्रांति की तरफ मार्ग प्रशस्त होता है। श्रमिकों में एकता एवं चेतना अगला पॉइंट है इसका। पूंजीवाद के विनाश के कारण की चर्चा कर रहे हैं अपन। समान कष्ट, एक समान उद्देश्य, एक समान समस्याएं और एक ही समान जो सारा जो दुख तकलीफ है उनकी, वो कारण एक जैसा है तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, सहयोग की भावना बलवती होती जाएगी, जिसको अपन कहते हैं क्लास कॉन्शियसनेस, वर्ग चेतना की भावना। उनके अंदर एकता के परिणाम स्वरूप पैदा होने वाली जो भावना है क्लास कॉन्शियसनेस, चेतना बढ़ती जाएगी, जो क्रांति की तरफ ले जाती है। इंटरनेशनल लेबर एंड मूवमेंट, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन, मेरे आखिरी कफन में कील ठोकता है। मार्क्स ने ठीक लिखा, जो वर्ग शोषण करता है वो जो है अंत में खत्म होता है ना। तो एक प्रकार से श्रमिक आंदोलन ने भी फिर इसको गति प्रदान की इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो इस प्रकार से पूंजीवाद के अंदर पूंजीवाद के विनाश के बीज निहित हैं। पूंजीवाद का विनाश निश्चित होता है कौन कौन से कारणों से, जो उपरोक्त कारण जो मार्क्स ने बताए हैं। अतिरिक्त मूल्य जिसको पूंजीपति हड़प लेता है, वर्ग चेतना श्रमिकों में बढ़ती जाती है, निर्धनता बढ़ती जाती है, एकता की भावना से उनके अंदर क्रांति की लहर पैदा होती है, व्यक्तिगत लाभ के लिए उत्पादन पूंजीपति कर लेता है, छोटे पूंजीपतियों को खत्म कर देते हैं, है ना, एक तरह से उनका एकाधिकार मोनोपोली हो जाते हैं। तो ये ऐसे कारण हैं जिससे वर्ग संघर्ष तेज गति से जाएगा और क्रांति की तरफ जाएगा। अब सवाल उठता है कि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में हम इतना कुछ जानने के बाद कि वर्ग संबंधी कार्ल मार्क्स के विचार क्या हैं, कार्ल मार्क्स ने बता दिया कि अब तक का आविर्भूत समस्त मानवता का जो इतिहास है उसमें दो वर्ग रहे हैं हमेशा से, और उन दो वर्गों में हमेशा संघर्ष रहा है। वर्ग निर्माण का आधार आर्थिक रहा है, वर्ग की परिभाषा भी उन्होंने एकमात्र आर्थिक आधार पर की है, यानी कार्ल मार्क्स आर्थिक आधार को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। वर्ग निर्माण के सामाजिक कारक भी होते हैं, मनोवैज्ञानिक निर्धारक भी होते हैं, तो बहुत से निर्धारक तत्व होते हैं वर्ग निर्माण के, लेकिन कार्ल मार्क्स आर्थिक आधार को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, है ना। तो इस आधार पर ही बहुत से विद्वानों ने कार्ल मार्क्स के इस विश्वविख्यात सिद्धांत, जो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना भी की है। तो आलोचनात्मक व्याख्या अगर कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछ ली जाती है तो हमें वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचनाओं का भी पता होना चाहिए कि कुछ विद्वानों ने कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की तीव्र आलोचना की है। ऐसी आलोचना के कुछ बिंदु हैं, वो कौन से हैं? एक तो है समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कार्ल मार्क्स की ये घोषणा, ये कहना गलत है और अवैज्ञानिक है, क्योंकि वर्ग संघर्षों का इतिहास नहीं है। हमेशा मानवता में अगर देखा जाए, इतिहास देखा जाए पूरी वर्ल्ड का, तो उसमें जातीय संघर्ष है, प्रजातीय संघर्ष है, भाषाई संघर्ष है,
सांप्रदायिक संघर्ष है, ऐसे संघर्ष भी मानव समाज में देखने को मिलते हैं। तो केवल यही कह देना कि वर्ग संघर्ष ही होते हैं, यह अवैज्ञानिक है और अनुचित है। तो पहली आलोचना तो ये हुई। दूसरी आलोचना है इस सिद्धांत की कि कई समाजशास्त्री मानते हैं कि सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन एवं संतुलन वर्ग संघर्षों पर आधारित न होकर के पारस्परिक सहयोग और एकता पर ही आधारित होता है। जबकि कार्ल मार्क्स ने पारस्परिक सहयोग और एकता को कोई महत्व नहीं दिया। वो हमेशा पूरे सिद्धांत में, कार्ल मार्क्स की थ्योरी ये रही है कि सामाजिक व्यवस्था संगठन, हमेशा जो इतिहास है वर्ग संघर्ष का इतिहास है और सारी की सारी सामाजिक व्यवस्था और संगठन वर्ग संघर्षों पर आधारित होता है। ये बिल्कुल कहना अनुचित है। संघर्ष होता है समाज में, लेकिन सहयोग और एकता के महत्व को कम नहीं कर सकते आप। तीसरा जो आलोचना है, मार्क्स की केवल दो ही वर्गों की अवधारणा जो है, कॉन्सेप्ट है, वो असत्य है। समाज में दो नहीं बल्कि कई वर्ग होते हैं। जबकि कार्ल मार्क्स हमेशा ही मानते हैं कि कौन सा भी युग रहा हो, मानवता में दो ही वर्ग प्रमुख होते हैं। प्रमुख रूप से दो वर्ग हो सकते होंगे, लेकिन अन्य वर्ग भी तो होते हैं। तो इस प्रकार से ये कहना कि केवल दो ही वर्ग हैं, वो गलत है। तो अगला पॉइंट जिसमें आता है आलोचना का कि इस बात के अनेकों प्रमाण हैं कि विश्व में अधिकांश क्रांतियों के सूत्रधार बुद्धिजीवी रहे हैं, जबकि मार्क्स ये कहते हैं कि क्रांति श्रमिक वर्ग करेगा। ये बिल्कुल अनुचित है। क्रांति हमेशा से देख लेना, तो फ्रांस की क्रांति है, रूस की क्रांति है, और फिर रक्तहीन क्रांति जहाँ भी होती हैं, और रक्तपात वाली क्रांति भी जहाँ भी होती है, कोई भी देख लीजिए आप, तो उसमें उसके सूत्रधार जो होते हैं, मेन जो क्या बोलते हैं उसको, मास्टरमाइंड बोलते हैं हम आजकल की भाषा में, वो होते हैं, वो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते हैं, बौद्धिक वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। उसके फॉलोवर्स श्रमिक और अन्य वर्गों के लोग हो सकते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि भाई भविष्यवाणी, उनका पूर्वानुमान जो है गलत है कि क्रांति श्रमिक वर्ग करेगा। क्रांति श्रमिक वर्ग नहीं करता है, बौद्धिक वर्ग नेतृत्व करता है। वर्ग निर्धारण के आधार केवल आर्थिक ही नहीं होते हैं, अपितु अन्य आधार भी हो सकते हैं। ये एक आलोचना का मेन पॉइंट। सत्ता, शक्ति, धर्म, शिक्षा, ये भी कारक होते हैं। जबकि कार्ल मार्क्स केवल संपत्ति को और केवल आर्थिक इकोनॉमिक फैक्टर को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी है कार्ल मार्क्स ने, जो कि बहुत से विद्वानों के अनुसार अनुचित है। वर्ग निर्धारण के आधारों में सत्ता, शक्ति, धर्म, शिक्षा जैसे तत्व होते हैं। वर्ग संघर्ष के परिणाम असत्य सिद्ध हुए। मार्क्स का जो पूर्वानुमान था, पूंजीवाद के सुधार की कल्पना नहीं की, जबकि अनेकों राष्ट्रों में श्रमिक सुधार हुए। कार्ल मार्क्स ने श्रमिक सुधारों की, पूंजीवाद के सुधार की कोई कल्पना नहीं। उन्होंने केवल भविष्यवाणी कर दी कि भाई ऐसे जो है सर्वहारा वर्ग क्रांति करेगा और उसका अधिनायकवाद समाप्त हो जाएगा, जो कि हुआ नहीं। वर्तमान परिस्थितियों में मार्क्स की भविष्यवाणी को प्रमाणित नहीं करती। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की एक अंतिम आलोचना ये और कह सकते हैं कि वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया भी असत्य सिद्ध हुई। पूंजीवाद के बाद क्रांति के द्वारा साम्यवाद की स्थापना होगी, ऐसा मार्क्स ने पूर्वानुमान लगाया। लेकिन चीन और रूस में, चाइना और रशिया में सामंतवाद के बाद ही साम्यवाद आ गया, बीच में पूंजीवाद आया ही नहीं। वहां पर चाइना में, रशिया में समाज जो है वो सामंतवाद के बाद सीधा साम्यवाद आ गया। जबकि कार्ल मार्क्स कहते हैं सामंतवाद के बाद पूंजीवाद, पूंजीवाद का विनाश के बाद ही साम्यवादी अवस्था आएगी। तो ये उसका पूर्वानुमान भी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग तरीके से पूरा सटीक नहीं बैठे, यानी कि उसका जनरलाइजेशन नहीं हो पाया, सामान्यकरण। आलोचनाओं के बावजूद भी अपन अंत में संक्षेप में ये कह सकते हैं, ये सिद्धांत एक तरह से आपका पूरा हुआ। ये सिद्धांत में मुख्य रूप से हमने 3 वीडियो देखे हैं, क्लास स्ट्रगल पार्ट 1, क्लास स्ट्रगल पार्ट 2, क्लास स्ट्रगल पार्ट 3 वाला जो आज का था। तो कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत हमारे सिलेबस में था वो 3 वीडियोज़ में आपका पूरा हो गया। ये आलोचनाओं के बाद भी अपन ये कह सकते हैं कि मार्क्स के इस सिद्धांत का जो है समाजशास्त्र में एक बहुत ही विशिष्ट स्थान है, क्योंकि मार्क्स बहुत बड़े विद्वान थे और कार्ल मार्क्स ने अपने इस सिद्धांत को बड़े ही प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया है। हर सिद्धांत में आलोचनाएं होती हैं, कमियां होती हैं, और हर विद्वान अपने समय के परिस्थितियों के अनुकूल अपने विचार
देता है। तो कार्ल मार्क्स बहुत बड़े क्रांतिकारी विचारधारा के विद्वान थे। उन्होंने क्लास स्ट्रगल को अपने तरीके से स्पष्ट किया और ये जो सिद्धांत है ये बौद्धिक जगत में और हमारे समाजशास्त्र के अंतर्गत एक विशिष्ट स्थान रखता है। थैंक यू।